गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंस। फर्स्ट यूनिट में लास्ट टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंस का, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक बीएड स्टूडेंट्स के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इंडिविजुअल डिफरेंस आप बीएड में पढ़ेंगे, उसके बाद अगर आप एमएड करते हैं, एमएड का भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, एमफिल में भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। और एक टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंस का मीनिंग, उसके क्या टाइप्स हैं, उसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या है, इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंस को हिंदी में व्यक्तिगत भिन्नताएं कहा गया है। अब शुरू करने से पहले हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नताएं कहा किसे गया है और एक टीचर को इसे जानना क्यों जरूरी है। व्यक्तिगत का अर्थ होता है प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से क्या अंतर पाया जाता है। प्रति व्यक्ति कह सकते हैं या व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, एक पर्सन टू पर्सन डिफरेंस इन बिटवीन अमंग द पीपल्स। तो इसमें जब हम बात करते हैं भिन्नताओं की, तो ये बात मानी जाती है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, हर व्यक्ति की विशेषताएं दूसरे व्यक्ति से अलग मिलती हैं। मतलब कोई भी दो व्यक्ति, यहाँ तक कि अगर हम जुड़वा बच्चों की भी बात करें, वो भी एक समान गुण नहीं रखते, उनमें भी किसी न किसी तरह की भिन्नताएं पाई जाती हैं। अब वो भिन्नताएं अलग अलग तरह की होती हैं। या तो हम दो व्यक्तियों को देखकर उनमें डिफरेंस करने की बात करें, एक तो हो गई बाहरी तौर पर जिन्हें शारीरिक भिन्नताएं कही जा सकती हैं, जैसे किसी के कद लंबा है, किसी का छोटा है, किसी का रंग ज़्यादा साफ है, किसी का कम साफ होता है। तो कोई ना कोई ऐसी विशेषताएं जो व्यक्ति को हम देखकर पहचान जाएं, या एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति में शारीरिक तौर पर पाई जाने वाली विभिन्नताएं जिनके आधार पर हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में अंतर करना जान जाते हैं। कुछ भिन्नताएं ऐसी होती हैं जब हम व्यक्ति के किसी तरह के मानसिक टेस्ट लेते हैं या बातचीत करते हैं, उसके बाद वो चीज़ें उजागर होती हैं। एक व्यक्ति का आईक्यू दूसरे व्यक्ति से आईक्यू भिन्न हो सकता है। एक व्यक्ति के सोचने, समझने, तर्क करने के, बोलने के जो लहजे हैं, ढंग हैं, वो दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि एक व्यक्ति से का दूसरे व्यक्ति के साथ किसी भी संबंध में पाए जाने वाला भेद जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करे, उसे ही व्यक्तिगत भिन्नताएं कहा गया है। अब व्यक्तिगत भिन्नताएं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, तो ये बात क्लियर करता है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का आधार क्या है, वातावरण और वंशानुक्रम। हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट कॉज डिफरेंस। हर कोई व्यक्ति का जो वंशानुक्रम है, मीन टू से हेरिडिटी है, वो अलग होती है। और दूसरा पॉइंट होता है जब हम बात करते हैं हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट इज इक्वल टू, कैन से दैट अ पर्सन, या जीव कह सकते हैं कि हर व्यक्ति अपने वंशानुक्रम से जुड़ा हुआ होता है, कि जो उसमें गुण आते हैं वो अपने वंशानुक्रम से आते हैं, अपने वंश से वंश दर वंश चलते हैं। दूसरा होता है एनवायरनमेंट, वो व्यक्ति किस तरह के एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है और वो बढ़ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर उसके व्यवहार का निर्धारण करते हैं, जो उसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न गुणों का संचार करते हैं। अब वंशानुक्रम की अगर हम बात करते हैं थोड़ा डीपली, तो वंशानुक्रम दो नियमों को लेके चलता है। पहला तो ये बात कहता है कि हर जीव अपने समान जीव को जन्म देता है, समान को जन्म देता है। जैसे मानव है, मानव की आगे होने वाली संतान भी मानव है, बिल्ली है, कुत्ता है, गायें हैं, वो अपने जैसे समान जीवों को जन्म देते हैं। मतलब समान को जन्म देता है। दूसरा नियम इसका ये कहता है वंशानुक्रम का कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है।
व्यक्ति से मतलब क्या है कि जीव जीव से भिन्न है, चाहे वो हम किसी जो भी लाइव पर्सन है इस यूनिवर्स में, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ ना कुछ भिन्न योग्यताएं, विशेषताएं, गुण, त्रुटियां रखता है। तो वंशानुक्रम अपने इन्हीं दो नियमों के आधार पर आगे चलता है कि समान समान को जन्म देता है और दूसरा वातावरण जो जैसा उसको मिलेगा उसके आधार पर हर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग गुण विशेषताएं रखता है। इसमें अब जो मेजर रोल प्ले करता है वो होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वो सब चीज़ें प्रोवाइड करता है जो ये फलने और फूलने में सहायक होती हैं। अब मान लीजिए एक पौधा है, वो कब पैदा होगा? जब उसके लिए सही एनवायरनमेंट होगा। अब बीज को देखकर हम उसमें कैसे गुण होंगे, उसकी फसल की पैदावार कितनी होगी, इस बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। परंतु हर बीज को लगाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है। कुछ सर्दियों के मौसम में, जब सर्दियां शुरू होती हैं तब लगाया जाता है। कुछ ऐसा होता है जो गर्मियों के मौसम में होता है। कुछ ऐसे बीज हैं जो बारिशों के समय में लगाया जाता है। अब वो जो बीज है उसमें जो गुण हैं वो पहले से उसमें निहित हैं, क्योंकि एक जो ट्रांसफरेशन है वो स्टेप टू स्टेप ट्रांसफ़र होता रहता है। अब अगर हम मान लीजिए जो गर्मियों के पौधे हैं जिनमें गर्मियों में पैदावार देनी है, अगर हम उनको सर्दियों के टाइम में लगा रहे हैं तो वो अपने सही समय पर ना तो उपजेंगे, ना ही उनकी कुछ अच्छी पैदावार होगी, ना ही हम उसकी फसल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम जो सर्दियों में होने वाले हैं उनको गर्मियों में लगाना चाहेंगे, वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो जिस तरह से इन बीजों का उसके वातावरण के साथ एक सेटिंग है, एक एडजस्टमेंट है, अगर हम सही समय पर सही पौधों की या बीजों की पैदावार करेंगे तो हमें फसल अच्छी प्राप्त होती है। तो ये तो बात था कि एनवायरनमेंट का उनके साथ क्या रिलेशन है। ठीक इसी तरह से अब जो इंसान है, मानव है, उसको मिलने वाला अलग अलग एनवायरनमेंट इस चीज़ में काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। एक बच्चे, दो जुड़वा बच्चे हैं मान लीजिए, एक ही परिवार में पैदा होते हैं, एक ही माता पिता की संतान है। इसके बावजूद अगर एक बच्चा अमीर घर में पल बढ़ रहा है और एक गरीब घर में पल बढ़ रहा है, तो उनको घर में मिलने वाला जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि इन दोनों का व्यवहार अलग अलग होगा। यहाँ क्योंकि उनमें देखो विशेषताएं सेम थी, जो वंशानुक्रम था समान था, परंतु वातावरण इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि उनकी आदतें, उनका व्यवहार, उनके मतलब तौर तरीके, जीवन को जीने का ढंग, वो सब बदल चुका होगा। इस पे कई स्टडीज़ हुई, कई साइकोलॉजिस्ट ने इस पर अपनी अलग अलग स्टडी को डिफ़ाइन किया और उसके बारे में अच्छे से बताया कि ये वातावरण और वंशानुक्रम किस तरह से प्रभावित करता है, इनका आपस में क्या रोल है। पर हम इसमें ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। हमें यहाँ पर ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ में पाई जाने वाली भिन्नताएं, और वो भिन्नताएं किसी भी आधार पर हो सकती हैं, मानसिक तौर पर हो सकती हैं, शारीरिक तौर पर हो सकती हैं, मनोवैज्ञानिक तौर पर हो सकती हैं, सामाजिक आधार पर हो सकती हैं, एक व्यक्ति की स्वयं में पाए जाने वाले गुणों के आधार पर भी हो सकती हैं। जैसे कि एक व्यक्ति किसी एक कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से कर सकता है, अपनी अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकता है, परंतु वही व्यक्ति किसी दूसरे टॉपिक पे इतने अच्छे से नहीं दे पाता। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से, यहाँ पर बात है एक व्यक्ति की स्वयं में भी पाए जाने वाली भिन्नताएं काउंट की जाती हैं। तो यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए कि व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या हैं। आगे हम इसकी एक डेफिनेशन लेंगे और डेफिनेशन के बाद बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ हैं। सबसे पहले इसमें जो डेफिनेशन की बात आई है वो स्किनर के अकॉर्डिंग कही है। स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर ने कहा है कि मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत भिन्नता का अंश है। अब यहाँ पर हम इसी अगर डेफिनेशन को रिपीट करके इसको जानने की कोशिश करें कि स्किनर ने क्या बात कहने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि मापन किए जाने वाला प्रत्येक पहलू, अब जिस चीज़ को मेज़र किया जा सकता है, किसको मेज़र किया जा सकता है?
व्यक्ति के व्यक्तित्व को मेज़र किया जा सकता है, पर्सनैलिटी को असेस किया जा सकता है, उसकी मेंटेलिटी को असेस किया जा सकता है, उसके बिहेवियर को असेस किया जा सकता है। मापन किए जाने वाले प्रत्येक पहलू की बात कही है, जो उसके फिजिकल स्ट्रक्चर है, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है या बायोलॉजिकली है, जो भी व्यक्ति में गुण पाए जाते हैं जिनको मापा जा सकता है, उन सब पहलुओं की बात करते हुए एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से क्या भिन्नता है, वो ही व्यक्तिगत भिन्नता कही है। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत भिन्नता का अंश है। नेक्स्ट बात करते हैं जेम्स ड्राइवर के अकॉर्डिंग। जेम्स ड्राइवर क्या कहते हैं? औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्यों में एक रूप में भिन्नता या अंतर ही व्यक्तिगत भिन्नता है। अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी डेफिनेशन को अपने शब्दों में कहने की कोशिश की है। इन्होंने कहा है औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में। एक औसत समूह है, औसत समूह से मतलब क्या है कि जो उस समूह में पाए जाते हैं व्यक्ति, उन सभी में एक समान तरह के गुण और विशेषताएं, किसी में थोड़ी कम, किसी में थोड़ी ज़्यादा, परंतु वो औसत समूह है, एक एवरेज ग्रुप है। उसमें पाई जाने वाली मानसिक और शारीरिक विशेषताएं उन समूह के सदस्यों के रूप में, उस समूह के जो सदस्य हैं उनमें जो भिन्नताएं पाई जाएंगी उसको व्यक्तिगत भिन्नता का नाम दिया गया है। ओवरऑल अगर कॉन्सेप्ट पे अगर हम दोबारा से फोकस करने की बात करें तो यही बात कहने को निकल के आती है कि व्यक्तिगत भिन्नता एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति में किसी भी स्तर की पाए जाने वाले भिन्न व भेद है। नेक्स्ट हम इसी में बात करते हैं कि जैसे मैंने शुरू में बात कही कि एक टीचर को ये बात जानने की क्या ज़रूरत है। अब क्लास में बात करने से पहले हम ये बात हमने जानी कि एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से भिन्नता ही व्यक्तिगत भिन्नता है। पॉइंट ये आता है कि एक क्लास में जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो क्लास में एक मिनिमम रेशो की अगर हम बात करते हैं तो 30 पर 1 टीचर होता है। तो एक टीचर जब 30 बच्चों को एक क्लास में पढ़ाने की कोशिश करता है तो उस समय उसके सामने 30 अलग अलग योग्यताओं के बच्चे बैठे होते हैं। अब वो जो 30 बच्चे हैं उन सब के गुण, विशेषताएं, सीखने का तरीका, समझने का तरीका सबका अलग अलग है। वो सभी एक जैसे नहीं हैं। अब एक जैसे हों समूह, जैसे ऊपर उसने बात की ना समूह योग्यता या समूह, औसत समूह में मानसिक शारीरिक विशेषताएं। अब यहाँ पर आप एक बात ये चीज़ मेज़र करेंगे कि जो बच्चे जब क्लास में आना शुरू करते हैं उनकी एंट्रिंग टाइम है फर्स्ट क्लास में, उनकी एज 6 साल होनी चाहिए करीबन। मतलब 3 साल का बच्चा प्री प्राइमरी, प्राइमरी और केजी क्लास करने के बाद जब फर्स्ट क्लास में एंट्री करता है 6 साल की एज उसकी हो जानी चाहिए। ये एक गवर्नमेंट नॉर्म्स भी है। तो उसके अकॉर्डिंगली अब जब छठी से लेके फर्स्ट से लेके फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक नियर अबाउट वो 13, 14, 8 ईयर का टाइम पास करता है। तो उसमें जो बच्चे चल रहे होते हैं क्लास दर क्लास, एक क्लास से अगली क्लास में शिफ्ट होते जाते हैं, तो वो मोस्टली क्या है, सभी सेम एज ग्रुप के होते हैं। अगर मान लीजिए कोई 6 महीने कम या ज़्यादा हो सकता है। अब 6 साल के अगर बच्चे फर्स्ट क्लास में एडमिट हुए हैं तो मोस्ट ऑफ ऑल सभी 6 साल के ही होंगे। सेकंड क्लास में 7 साल के, कोई 7.5 का, कोई 3-4 महीने कम है, कोई 3-4 महीने ज़्यादा, मतलब इतना ही फ़र्क रहता है। तो कहने का भाव ये है कि जो क्लास में बैठे हुए हैं वो सब औसत मानसिक योग्यता समूह के विद्यार्थी हैं। औसत से क्या मतलब है कि वो सारे बच्चों का जो ग्रुप है, समय है, उनकी जो एज है वो एक बराबर है। तो उनकी एज के अकॉर्डिंगली जो उनकी योग्यताएं होंगी वो भी समान होंगी। तो अब उसी के अकॉर्डिंगली उनके जो सीखने का ढंग होगा वो भी एक जैसा होगा। पर इसके बावजूद वो सभी ना व्यक्तिगत भिन्नताओं को रखते हैं। उनकी सभी की अपने अलग अलग गुण विशेषताएं हैं। वो अपनी अपनी गुण और विशेषताओं के आधार पर एक दूसरे से अलग अलग हैं। अब जब टीचर क्लास में उनको पढ़ाने की कोशिश करता है तो एक तरह का मेथड, मटेरियल, एक तरह की टेक्निक सभी विद्यार्थियों के लिए पॉसिबल नहीं है।
तो वहाँ पर एक टीचर को व्यक्तिगत भिन्नता के कंसेप्ट को, एस्पेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। एक टीचर को इस बात की नॉलेज हो जानी चाहिए कि एक्चुअल में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, कि व्यक्तिगत भिन्नता है क्या। अब व्यक्तिगत भिन्नता के साथ जब वो इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे टीचर, तो वो अपनी क्लास में जैसे विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों में पाए जाने वाले अलग अलग कैसे गुण हैं उनको धीरे धीरे पहचान करके उनके गुणों के अकॉर्डिंगली उनको क्लास में पढ़ाने की कोशिश करता है। अब क्लास में जो लेक्चर डिलीवर किया जाता है, क्लास में जो टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, वो मैक्सिमम जो बच्चे जिस आईक्यू के होते हैं उनको ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है। तो अब यहाँ पर एक टीचर को व्यक्तिगत भिन्नताओं का पता होना बहुत ज़रूरी है। उनमें किस तरह की, अब किस बच्चे में किस तरह की योग्यता है, कौन बच्चा किस तरह के क्वेश्चन का जवाब दे सकता है, कौन बच्चा ऐसा है जो क्वेश्चन पुट करता है और क्वेश्चन को अलग ढंग से पुट करने की योग्यता रखता है। तो मतलब कहने का है कि हर क्लास में हर तरह के अलग अलग योग्यताओं के बच्चे पाए जाते हैं और एक टीचर को इस बात का पता होना चाहिए कि बच्चों में किस प्रकार की योग्यताएं हैं और जो उसको पढ़ाया जाना है वो किस वे से पढ़ाया जाए ताकि सभी बच्चे उस बात को समझ सके और वो जो लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है कि वो सभी को समान रूप से सभी पर पहुंच सके और सभी बच्चे उसको एज इट इज़ जैसे वो दिया जा रहा है रिसीव कर सके। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड इट्स डेफिनेशन तक ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके टाइप्स क्या हैं, इसके टाइप्स के बाद हम बात करते हैं इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या है, कॉजेज़ क्या हैं। इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन आपने बहुत ध्यान से करने हैं क्योंकि जैसे कि ये टीचर्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक उसी तरह से हर साल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आई थिंक आपने यहाँ तक ध्यान से सुना होगा, यहाँ तक आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। थैंक